रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 21 मई, दिन बृहस्पतिवार। आप रोहित जोशी से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। लैटिन अमेरिकी देशों, खासकर ब्राजील में कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाने के खतरनाक परिणाम दिखाई देने लगे हैं। ब्राजील के मुख्य शहरों से फैलते हुए ये संक्रमण अब अमेजन के घने जंगलों में बसे आदिवासी समुदायों तक भी पहुंच गया है। इन समुदायों के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट के बीच द पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी देकर आदिवासी और गरीब समुदायों के लिए विशेष उपाय करने की अपील की है। पूरे मामले को विस्तार से जानने के लिए चलते हैं अभिनव श्रीवास्तव के पास। द पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि ब्राजील, कोलंबिया और पेरू की सीमाओं से लगे अमेजन के वर्षावनों में एक नए तरह का कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है और इससे अमेजन के घने जंगलों में बसे आदिवासी समुदायों के संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। संगठन के डायरेक्टर्स ने एक वर्चुअल ब्रीफिंग में इन बेहद गरीब समुदायों को संक्रमण से बचाने के लिए विशेष उपाय करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि अमेजन की सीमाओं से लगे घनी आबादी वाले शहरों मनाउस, लेटेसिया और इक्विटो में यह संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ज्यादा चिंता की बात यह है कि अब कोरोना वायरस अमेजन के जंगलों में एक दूसरे से काफी दूरी पर बसे हुए गांवों को भी अपनी जद में ले रहा है। गौर करने वाली बात है कि अमेजन के जंगलों का अधिकांश भाग ब्राजील की सीमा में आता है, जहां पर बीते दिनों कोरोना संक्रमण ने सबसे ज्यादा तेजी से पांव पसारे हैं। बीते सोमवार को ब्राजील के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इन जंगलों में बसे आदिवासी समुदायों में कोरोना संक्रमण फैलने की बात मानी थी। उन्होंने कहा था कि नाजुक हालत वाले मरीजों को विमान से लाकर मनाउस में बने एकमात्र आईसीयू यूनिट में भर्ती किया जा रहा है। अमेजन के जंगलों में बसे इन समुदायों में कोरोना संक्रमण का फैलना इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। इन जंगलों की विशिष्ट भौगोलिक संरचना भी इस कठिनाई को बढ़ा देती है। जानकारों के अनुसार अक्सर बिजली और बाकी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते यहाँ राहत पहुँचाना आसान नहीं रह जाता। वहीं ब्राजील की घरेलू स्वास्थ्य सेवा सिसाई ने सोमवार को यह जानकारी दी है कि कोरोना संक्रमण से इन आदिवासी समुदायों के कम से कम 23 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आदिवासी समुदायों के पलायन पर नजर रखने वाले अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन APIB ने इन मौतों की संख्या 103 तक बताई है। इस संगठन ने अब तक 40 आदिवासी समुदायों में कोरोना संक्रमण के 540 मामलों की पुष्टि की है, जिसमें से 3/4 मामले अमेजन में रह रहे समुदायों के ही हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात मनाउस के हैं, जो ब्राजील का पहला ऐसा शहर था जहां आईसीयू बेड ही नहीं बचे थे। जानकार मान रहे हैं कि अमेजन के जंगलों में रह रहे आदिवासी समुदायों में कोरोना संक्रमण का फैलना एक खतरनाक संकेत है। इससे पता चलता है कि कोरोना वायरस का प्रसार व्यापक स्तर पर हो चुका है। यह इस बात का भी संकेत है कि ब्राजील जैसे देशों में वायरस को शहरों में प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सका है और यहीं से यह संक्रमण अमेजन के जंगलों में रह रहे आदिवासी समुदायों तक पहुंच गया है। रिपोर्ट सुना रहे थे अभिनव श्रीवास्तव। इधर भारत और बांग्लादेश के कुछ इलाके एक शक्तिशाली तूफान अम्फन की चपेट में आए हैं। खबरों के मुताबिक इसकी चपेट में आने से अब तक 14 लोग मारे गए हैं और हजारों घरों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ है। अम्फन से सबसे अधिक चपेट में आए राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तूफान ने राज्य में कोरोना महामारी की तबाही से बड़ी तबाही मचा दी है। पश्चिम बंगाल में तकरीबन 5 लाख लोगों को और बांग्लादेश में तकरीबन 20 लाख लोगों को प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। अभी से कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मौजूद अपने सहयोगी कृष्ण जोशी से मैंने बात कर वहां के हालातों का जायजा लिया।
सुने जो उन्होंने हमें बताया। जो उम्फुन है कल दीघा एक बीच है वेस्ट बंगाल में, जो कि जिस जगह पे मैं हूँ यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दीघा पे 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो हवा थी, जो एकदम तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें गस्ट विंड बोलते हैं, उन्होंने हिट किया और एवरेज लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वहाँ पे हवाओं ने हिट किया था। और सेम हाथिया करके आइलैंड है बांग्लादेश में, वहाँ पे हवाओं ने जबरदस्त प्रहार किया है। इसके अलावा ये सुंदरबन, जो कि आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल इकोलॉजी है, वहाँ पे इन्होंने हिट किया। और इसके अलावा जिस जगह पे मैं हूँ खड़गपुर, यहाँ पे लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कल हवाएं थी। तो महसूस कर पा रहे थे हम लोग हवाओं की तेजी, और काफ़ी ज़्यादा शोर के साथ वो हवाएं चल रही थी। इसके अलावा जब ये हवाओं ने 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोलकाता में हिट किया, तो कुछ विजुअल्स, कुछ वीडियोस वहाँ से आई है मेरे पास जी, और कुछ लोग हैं वहाँ पे जिनसे मैंने बात की है। तो वहाँ पे बिजली के खंभे और पेड़ एकदम जड़ से ही उखड़ गए। और कौन से इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं इस साइक्लोन से? ये 24 परगना एक डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा कोलकाता है, हावड़ा है और ईस्ट मिदनापुर करके डिस्ट्रिक्ट है। इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ है। इसके अलावा बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो जैसे हाथिया आइलैंड में ये हवाएं आने के बाद ये आगे बढ़ी, और इसके बाद जो रोहिंग्या कैंप्स हैं कॉक्स बाजार में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं वो इलाके, क्योंकि अभी कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो इस तूफान के कारण वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना शायद से पॉसिबल नहीं रहा होगा। और कुछ विजुअल्स वहाँ से भी हैं जिनमें दिखता है कि वहाँ पे नहीं सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं कर पाए थे। अच्छा, कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उसके बीच इस साइक्लोन ने वहाँ परिस्थितियों को और बुरा बना दिया है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी कहा है कि इस साइक्लोन ने जो है कोरोना वायरस से ज्यादा एक तरह से हिट किया है स्टेट को, और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे डील करना है। तो ऐसे में क्या क्या व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं? सुनने में आ रहा है कि कई लोगों को वहाँ एवेक्यूएट भी किया गया है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। अगर कच्चे सेटलमेंट जो है पक्के मकानों में तो इतना प्रभाव इसका नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ पे कच्चे सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पे अधिकतर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो कोस्टल इलाके है वहाँ पे कच्चे सेटलमेंट्स, कच्चे मकान बनाए जाते हैं। अगर कच्चे मकानों में 100 और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर हवाएं हिट करेंगी तो शायद वो नहीं रह पाएंगे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे इवैक्यूएट किया गया है, और कुछ सुनने में आया है कि कुछ मौतें भी हो गई है इस दौरान। तो अभी कुछ 5 लाख लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आया गया है, स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा अभी भी यहाँ पे हवाएं चल रही है, अभी भी शांत नहीं हुआ है। अभी भी 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है, और लोग सदमे में हैं एक तरीके से, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते ही पहले ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाह रहे थे और कुछ स्थानों पर रुके हुए थे, और अचानक से तूफान आ गया, और अभी सोशल डिस्टेंसिंग को इस तूफान में नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो इससे भी काफ़ी लोगों को परेशानियां हुई हैं। तो दोनों आपदाओं ने मिलकर एक तरह से ज्यादा नुकसान वहाँ पहुंचाया है। बिल्कुल। आप सुन रहे थे खड़गपुर से कृष्ण जोशी को। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं, और मैं हूँ रोहित जोशी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,06,000 मामले सामने आने के बाद कोरोना वायरस के लगातार फैलते प्रकोप पर फिर चिंता जताई है। यह आंकड़ा एक दिन में अब तक दर्ज किए गए आंकड़ों के हिसाब से सबसे अधिक है। संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने एक प्रेस ब्रीफ में दुनिया भर के देशों को संबोधित करते हुए कहा, We still have a long way to go in this pandemic. हमें अब भी इस महामारी से निपटने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। हम निम्न और मध्यम आय वर्ग के देशों में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों से बेहद चिंतित हैं, और विश्व स्वास्थ्य संगठन सदस्य देशों की यह सुनिश्चित करते हुए मदद कर रहा है कि आपूर्ति चेन खुली रहे और मेडिकल आपूर्ति स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों तक पहुंचे। Reach health workers and patients. दक्षिण अफ्रीका के बारे में
साउथ अफ्रीकन कोविड-19 मॉडलिंग कंसोर्टियम से जुड़े वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ कोविड-19 का प्रकोप उभार पा सकता है और इस साल के अंत तक कम से कम 40,000 लोग मारे जा सकते हैं। यह आशंका देश में लॉकडाउन के एहतियात पर सख्ती को कम करने के बाद जताई गई है। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने घोषणा की है कि जून महीने से देश में लॉकडाउन के कई सख्त प्रतिबंधों को कम कर दिया जाएगा। वैज्ञानिकों की यह चेतावनी राष्ट्रपति की इसी घोषणा के बाद आई है। कंसोर्टियम का अनुमान है कि देश में आने वाले महीनों में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका में मार्च से ही तंबाकू और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इस कदम को देश में कोरोना के संक्रमण की गति को धीमा करने का श्रेय दिया जा रहा है। यह बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार की अब तक कोरोना वायरस के खिलाफ चालू की गई नीतियों की काफी तारीफें हो रही हैं। 5.78 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश में अभी तक कोविड-19 के केवल 17,200 मामले ही दर्ज किए गए हैं और 312 मौतें हुई हैं। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेटिक अलायंस यह तर्क देते हुए सरकार को अदालत लेकर जा रहा है, कड़े लॉकडाउन के नियम गलत हैं और शराब और तंबाकू की बिक्री पर प्रतिबंध हटा देना चाहिए। बताते चलें कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार में खुद सभी महत्वपूर्ण लोग कोरोना वायरस से संबंधित लागू लॉकडाउन में अभी एक मत नहीं है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा है कि लॉकडाउन नियमों को स्तर 4 से स्तर 3 तक कम किया जाएगा ताकि स्कूलों को फिर से शुरू करने और अधिक लोगों को जून की शुरुआत में काम पर लौटने की अनुमति दी जा सके। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री ज़्वेली मिखेजे ने इस बात पर एतराज जताते हुए कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका अभी लॉकडाउन के स्तर 3 के लिए तैयार नहीं है क्योंकि संक्रमण हर दिन बढ़ता जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना के इलाज और इससे एहतियात के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुद हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के सेवन करने की बात कहने के बाद अब बुरी तरह कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना के इलाज के लिए आमतौर पर मलेरिया के इलाज में प्रयोग में लाई जाने वाली क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। यहाँ तक कि ब्राजील में हल्के संक्रमण के मरीजों पर भी इसका इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने दबाव बनाया है, जबकि इन दवाओं के इस्तेमाल के बारे में अब तक कोई भी स्वास्थ्य एजेंसी निर्णायक निष्कर्षों पर नहीं पहुंची है। नए दिशा निर्देशों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों को इन दवाओं के साथ ही एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल की भी सलाह दी है। इसमें मरीज को इलाज से पहले एक दस्तावेज में हस्ताक्षर करने होंगे जिसमें चेतावनी लिखी होगी कि इन दवाओं के इस्तेमाल से होने वाले संभावित साइड इफेक्ट्स, जिनमें कि हार्ट और लिवर का काम करना बंद करने, रेटिना को होने वाले नुकसान और यहाँ तक कि मृत्यु हो जाने जैसे खतरों की जिम्मेदारी खुद मरीज की होगी। इससे पहले बोल्सोनारो कोरोना वायरस को मामूली फ्लू बता चुके हैं। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का विरोध किया था और उसके विरोध के प्रदर्शनों में भी हिस्सा लिया था। ब्राजील में दिन ब दिन कोरोना वायरस का प्रकोप और भयानक होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का यह देश कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जल्द ही रूस को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब तक यहाँ संक्रमण के 2,91,579 मामले दर्ज हुए हैं और 19,000 मौतें हो चुकी हैं। अब अगली खबर जापान से है, जहां के मीडिया के मुताबिक देश के मुख्य लोक अभियोजक को उन पर लगे जुआ खेलने के आरोपों के बाद इस्तीफा देना पड़ सकता है। एक जापानी मैगजीन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित कर कहा है कि जिस वक्त जापान संकट से गुजर रहा है, जापान के मुख्य लोक अभियोजक हिरोमू कुरोकावा पैसा कमाने के लिए मेहजांग नाम का एक जुआ खेल रहे थे। जुआ खेलना आमतौर पर जापान में गैर कानूनी है। कोरोना के प्रकोप के दौरान इन खास परिस्थितियों में इसे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन माना जा रहा है। रिपोर्ट के छपने के बाद पूरे देश में सोशल मीडिया में कुरोकावा की आलोचना हुई थी, जिसके बाद जापानी न्यूज ब्रॉडकास्टर NHK और दूसरे जापानी मीडिया समूहों ने कुरोकावा के इस संभावित इस्तीफे की रिपोर्ट्स प्रकाशित की हैं। कुरोकावा को जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का करीबी माना जाता है। इस साल उनकी सेवानिवृत्त होने की उम्र हो जाने के बाद भी उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था। जापान में आमतौर पर 63 साल सेवानिवृत्ति की उम्र है। अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 50,85,504 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा
3,29,731 दर्ज किया गया है और 20,21,666 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए रोहित जोशी को दीजिए इजाज़त। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहे हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।